बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबू बकर है और मैं बाय प्रोफेशन आईटी इससे वाबस्ता हूँ। आज मेरी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन है जी सिस्टम के तहत। तो मैं आज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो इसका सबसे बुनियादी जो थीम है इस पूरी सेहत का, वो यही है। आप बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, हमें घर में भी यही बताया जाता है कि सेहत बेहतरीन इलाज है। सेहतमंद रहना सबसे बेहतरीन इलाज है। किसी भी चीज़ बीमार हो जाएंगे आप तो आपको लाजमी तौर पर आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो उस इलाज से बचने के लिए अपनी सेहत को बेहतर रखना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है और यही हमारा इस जी सिस्टम का मोटो है। अब इसको हम देखते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि सेहत है क्या, सेहत कैसे ख़राब होती है, सेहत को कैसे मेंटेन रखते हैं, सेहत के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ज़रिए हम अब सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डाटा जो दुनिया का है, वो किसी भी चीज़ का डाटा एनालिसिस के लिए, असेसमेंट के लिए वो मायने रखता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UN का एक इदारा है जिसके पास ये डाटा है और उस डाटा के नतीजे में वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसका 5% लोग सेहतमंद हैं, जो एक सेहत की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। और 20% ऐसे लोग हैं जो ग्रे एरिया में आते हैं, ना वो सेहतमंद हैं कहलाए जा सकते हैं बाय डेफिनेशन और ना वो अनहेल्दी कहलाए जाते हैं। 20% बीमार है, 20% अनहेल्दी लोग हैं। अनहेल्दी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, सॉरी जो 20% वो लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी का शिकार हैं। और ये WHO का एक स्टेटस डाटा उसके नतीजे में ये स्टेट्स दिए गए हैं। और अनहेल्दी लोगों की तादाद है 75%। सब हेल्दी। अच्छा मैंने सॉरी ना इसको ऊपर नीचे कर दिया। कोई बात नहीं। अच्छा जो सब हेल्दी हैं, जो जैसा कि मतलब जो डायग्नोज नहीं है, जिनकी बीमारी का पता नहीं है और वो बाय डेफिनेशन भी किसी के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है कि वो बीमार हैं, लेकिन अगर आप उनका डिटेल में उनका असेसमेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको टूवर्ड्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी उसमें नज़र आ रही होगी जो आपको बीमारी की तरफ लेके जा रही होगी। तो जो सब हेल्दी लोग हैं उनकी तादाद है 75%। ये चार्ट भी नज़र आ रहा है आपको, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा तो मेन फैक्टर्स हैं। अब हम सेहत को थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं कि सेहत कैसे आपकी इफ़ेक्ट करती है, किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है और किन किन चीज़ों से आप बचा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके हाथ में और कौन सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं दुनिया के अंदर, हर इंसान को मुयस्सर हैं, जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले उसका जो एलिमेंट है वो एयर पॉल्यूशन। एयर है, ज़ाहिर बात है आपने सांस लेना है, घर में सांस लेना है, घर से बाहर निकलेंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, मूव करेंगे तो आपको उस एयर में सांस लेना पड़ेगा। उसमें आपका इख्तियार नहीं है, आप जैसा आपका माहौल मिलेगा आपको वैसे ही सांस मिलेगा, आपकी वैसी हेल्थ फिर उससे जनरेट होगी। तो सबसे पहला जो है कि एयर आपकी प्योरीफाई होनी चाहिए। एयर जैसी भी होगी, जिस इलाके में जितनी अनहेल्दी एयर होगी उतना आप इफ़ेक्ट होगे, आपके बच्चे सब उसका इफ़ेक्ट होगा। इसमें आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से अनटिल अनलेस आप किसी ऐसी जगह मूव कर जाएं, जिसे हम कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में चले जाएं जहाँ एयर अच्छी है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है। शहरों से बाहर निकल जाएं जहाँ गाड़ियों का धुआं नहीं है, इंडस्ट्री का धुआं नहीं है, कोई आग जलने का कुछ एलिमेंट ऐसा नहीं है आपके इर्द गिर्द। तो इस ऐसे एरिया में चले जाएं तो फिर आपकी सेहत ये आपके इख्तियार में है, लेकिन ये इतना कॉस्टली, हर बंदा मैक्सिमम टाइम के लिए इतना मूव नहीं कर सकता। जहाँ रह रहा है वो उसको वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें, उसको साफ़ सुथरा रखें। और उसमें इनफरादी तौर पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको पूरी इज्तिमाइयत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको एजुकेट करना पड़ेगा और उसके नतीजे में आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो आपका है हेरिडिटी। ये चीज़ है कि आपका ख़ानदानी निज़ाम, ख़ानदानी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल होती हैं बाय मेडिकल साइंस। आपका वो DNA जो भी है, मतलब वालदा या वालिद के ज़रिए वो बच्चे के अंदर जाता है। उसमें भी आपका कोई इख्तियार नहीं है कि जो वालदेन के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे में जाके कन्वर्ट हो जाएगी, आ जाएगी। तो उसका आजकल उसमें भी अवेयरनेस ही है कि आप जब ख़ुद से ये फ़ैसला करने के काबिल हों अपने बच्चों के लिए, उनके ज़वाज ज़िंदगी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए,
तो उनमें ये चीज़ आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्लियर हो, तो उसकी बुनियाद पर आप डिसीजन लें। इसलिए आजकल सुनने में आता है कि आप वो जो आपकी कज़न मैरिज है और उससे बचा जाए, और ताकि उसको इन मतलब अपने आप को इंश्योर कर लें, क्लियर कर लें। जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो, या आप ये आपके हाथ में है, आप उनका टेस्ट करें, टेस्ट की बुनियाद के ऊपर डिसीजन लें। तो ये एक चीज़, दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर आपका फूड्स है। जाहिर बात है, आपने ज़िंदा रहना है तो दिन के अंदर हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, नाश्ता है हमारा, लंच है, डिनर है, और वर्क प्लेस पे आप खाना पीना कर रहे हैं, बच्चों की फूड्स है। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। सही। और उसके अंदर आजकल जिस तरह जैसे जैसे दुनिया का निज़ाम तेज़ हो रहा है, वर्क प्लेसेस के ऊपर लोड बढ़ रहा है, हर इंसान के ऊपर वर्क बढ़ रहा है, और खाने की मिकदार को पूरा करने के लिए जिस तेज़ी से खाने को रिसाइकिल किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। और उस केमिकल के यूज़ के नतीजे में क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा आप बढ़ा लेते हैं सर्व करने के लिए ह्यूमैनिटी को, लेकिन आप फिर उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं। उसमें एक मेन फैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा कि जंक फूड है, घरों में खाना नहीं बनता। आप ज़्यादा फोकस ये होते हैं कि आप वर्क प्लेस में हैं तो बाहर से बना बनाया खाना ले लें। जब आप बना बना खाना लेंगे तो उसके वो जंक फूड, उसकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। जी सही। तो ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर स्ट्रेस है। वो परेशानी, घर का प्रेशर, वर्क प्लेस का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है वो आपके निज़ाम में जो आपका बॉडी का निज़ाम है उसको दरहम भरम कर देता है। आपकी जितनी भी अच्छी खुराक हो, आपकी जितनी भी अच्छा इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर अच्छी हो, आपकी हेरिडिटी भी अच्छी हो, लेकिन आपको किसी ना किसी स्ट्रेस का आप शिकार हो गए, किसी प्रेशर का, किसी दबाव का शिकार हो गए, तो वो दबाव के नतीजे में मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है अंदर, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, वो उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देता है। उसके नतीजे में फिर आपको बहुत सारी बीमारियां नज़र आती हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं बीमार होने के। अच्छा, आप इसको फर्दर अलग अलग आप देख लें कि पॉल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट होती है। देखें, जिस तरह ये आप स्लाइड्स में नज़र भी आ रहा है, एक तो इंडस्ट्रीज़ का आप बड़ा रोल है आपकी पॉल्यूशन के अंदर। आपका इन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी जो पॉल्यूशन है वो एयर के अंदर ऐड कर रही है आपकी पॉल्यूशन को। ये आपका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रही है एयर के साथ। आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपकी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट चल रही है, उसके नतीजे में जो धुआं हवा के अंदर जा रहा है आपको वो सांस के ज़रिए आपके, देखें जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके नर्व्स को डैमेज कर रहा है वो, और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके ओजोन है पर क्या ये लिखा है, पार्टिकुलेट मैटर ओजोन, ये आपके उसकी बीमारियों को कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है आपकी उसको आप इनहेल कर रहे हैं। उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टॉक्सिक्स हैं, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। इसी तरह आपको पानी पीना है, इस सारे के नतीजे में, पॉल्यूशन के नतीजे में आपका जो पीने का पानी है जो ज़मीन के नीचे, वो बड़ा पॉल्यूटेड हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है। वो बहुत सारे आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फसलों के अंदर केमिकल यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने में केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए जो आप कोई केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं घरों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसके नतीजे में जो आपका पीने का पानी है, दरियाओं का पानी है, वो कंटेमिनेटेड हो रहा है। आपको फिर अनटिल अनलेस आपको पानी पीना है, आप वो पानी पीते हैं तो उसके ज़रिए आप बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल्स अपने इनहेल करते हैं। उसके नतीजे में आपके ऑर्गन, स्टोमिक है, आपका किडनी है, आपका ब्रेन है, वो डैमेज हो रहा है। और तीसरा आपका वो फूड है। फूड भी आप आजकल एक सॉइल कंटेमिनेशन, जो चीज़ आपकी उगाई जा रही है ज़मीनों के अंदर, पैदाइश जिसकी किसान जिसके ऊपर मतलब फसलें उगा रहे हैं, उसको भी ज़्यादा करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस यूरिया के नतीजे में आपकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन वो जो चीज़ फूड तैयार होती है, गंदम है, चावल है, या आपका कोई भी चीज़, उसके नतीजे उसमें कुछ एलिमेंट, वो केमिकल उसमें के ज़रिए भी आप उसको खा रहे हैं। तो उसके नतीजे में भी आप ये देख रहे हैं कि आपका जो इंटेस्टाइन का जो निज़ाम है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, वो आप स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके नतीजे में फिर आप ब्रेन उसका इफ़ेक्ट हो रहा है।
तो ये पोल्यूशन आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। उसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस को अगर आप ये इसकी चार्ट देखें तो स्ट्रेस कैसे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आप जैसे देख रहे हैं, बॉडी का अपर पार्ट है, सेंटर पार्ट है और उसका फिर लोअर पार्ट है। तो वो कैसे असर करता है, वो आपकी क्या कहते हैं ब्रेन की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करता है। आपके जो मसल्स हैं उनको रिड्यूस करता है। आपके जो थायराइड्स हैं उनके फंक्शन उनको सप्रेस करता है। आपका ब्लड है, शुगर है, उसको उसके ऊपर डायरेक्ट असर अंदाज हो रहा था और उसको मिसबैलेंस कर रहा होता है उस सारी चीज़ों को। इसी तरह आपका जो निज़ाम में हाजमा है उसको डिस्टर्ब करता है और प्रोडक्शन सिस्टम जो आपका है बॉडी का उसको भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक। इसी तरह आपके मसल्स के ऊपर आपकी जो उसके टिश्यूज़ हैं उसको भी डैमेज कर रहा होता है और आपकी जो हड्डियां हैं हड्डियों को भी कमज़ोर वो कर रहा होता है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 16 बीमारियाँ होती हैं स्ट्रेस से ना। जी ठीक है। अच्छा, अगला जो मेन एलिमेंट है वो हमारा फूड। फूड के अंदर आप देख रहे हैं जंक फूड है, डिप्लेटेड सॉइल्स, मॉडिफिकेशन, पेस्टिसाइड्स, आप देख रहे हैं लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, ओवर कुकिंग फूड। अब ये उसके फूड्स के एलिमेंट है। एक तो जंक फूड है जो आपको बना बनाया तैयार होता है, जिसमें आप बर्गर हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, ब्रेड्स हैं, ये बहुत सारे अब घरों के अंदर मामूल बन गया इनका इस्तेमाल। वो बहुत असल में उनकी जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो फाइबर है वो फाइबर लेस मटेरियल है, वो आप लेते हैं जो डायरेक्ट आपका इंसुलिन में कन्वर्ट होता है और वो इतनी बड़ी मिकदार में बनाते हैं और वो आप उसको बॉडी उसको इतना यूज़ नहीं कर रही होती तो वो ज़्यादा डैमेजेबल होता है। इसी तरह आपकी जो सॉइल है जो कंटेमिनेट हुई हुई है जिसके ज़रिए आप पैदावार को बढ़ाते हैं केमिकल के ज़रिए, तो उससे सॉइल सारी आपकी जो है वो कंटेमिनेट हो गई है और उसके लिए फिर आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, फूड्स के अंदर उनकी नई नस्लें बनाने के लिए, नए नए उसके फल और फूल बनाने के लिए, तो उससे भी आप उसका नुकसान होता है। फिर हमारे यहाँ एक फूड्स को बहुत ज़्यादा पकाने का अमल है, उस पकाने के नतीजे में उसके केमिकल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ मेंशन भी है कि आप अगर कोई चीज़ पका रहे हैं तो 20% तो आप लूज़ कर जाते हैं। जैसे ही आप सिंपल आपने कोई कुकिंग की 20% आप तब लूज़ कर जाते हैं आप जो फ्रिज का आप यूज़ करते हैं उसमें आप उसको स्टोर करते हैं, उसको 10-10 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए, इवन महीनों के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके नतीजे में उसमें उसका जो बैक्टीरिया है या उसका सड़ने गलने का अमल है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है और आप फिर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। माइक्रोवेव का भी एक बड़ा रुझान है हमारी आजकल सोसाइटी के अंदर कि आप क्या गैस के ऊपर या वैसे जलाने के ऊपर उससे बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए माइक्रोवेव को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव की जो उसका इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, उस पर भी 20% वहाँ आप लॉस करते हैं। इसी तरह जब खाना दोबारा उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर मज़ीद उसकी ग़ज़ाइयत 20% वो आप लूज़ कर जाते हैं। और फिर आपका जो लाइफ साइकिल ऐसा बन गया कि खाने का जो मामूलात हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे हैं तो काफ़ी बेवक्त का खाना खा रहे हैं, वो आपकी नींद पर भी असर कर रहा है, वो आपकी पूरे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब उसने किया हुआ है। तो वो जो उससे एफिशिएंसी मिलनी चाहिए वो लॉस्ट कर देते हैं। तो खाने का अपना वक्त है, उसको वक्त पे खाना नहीं खाएंगे तो आप को उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसी तरह अब ये हेरिडिटी है, ये जो DNA के ज़रिए आपके अंदर बीमारियां आती हैं वालिदैन के ज़रिए, या वालिदैन में जो भी खूबियाँ खामियाँ होंगी वो बच्चे के अंदर कन्वर्ट होती हैं। उसका अमल को आप DNA कहते हैं। जैसे उसके अंदर देखें 5-6 फैक्टर्स हैं कहाँ कहाँ वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक तो आपका क्या कहते हैं हेयर टाइप उसमें डिफ़ाइन होती है, उसके अंदर आपके स्किन का कलर डिफ़ाइन होता है, आपके कान की शेप वो डिफ़ाइन होती है, आपके फेस के एक्सप्रेशन वो डिफ़ाइन होते हैं और ब्लड का जो टाइप है वो भी DNA के अंदर डिफ़ाइन होता है। अब इन सारे जैसा आप DNA आप लेंगे वैसे ही आप इन चारों चीज़ों के 5 चीज़ों के अंदर मुमासलत पाएंगे बच्चे के अंदर। अच्छा, यहाँ मज़ीद एक WHO ने एक डाटा अपना शेयर किया है कि कितनी किस्म की बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं। तो उसका ये एक चार्ट है, आप ये देख लें कि कार्डियोवास्कुलर
47.8% है। ये हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं कि दिल की जो बीमारियां हैं उसके नतीजे में 47% लोग 47.8% लोग मरते हैं। और इसी तरह कैंसर उसके बाद सबसे बड़ी बीमारी है। 28.9% लोग कैंसर का शिकार होते हैं। इसी तरह पल्मोनरी 5.8% है, उसके नतीजे में लोग मरते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह 6.7% डायबिटीज़, ये 3rd नंबर पे है। ये डायबिटीज़ के नतीजे में, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, उसके नतीजे में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और 14.2% इसके अलावा बीमारियां हैं जिसका लोग शिकार होते हैं। ये WHO का एक डाटा है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब आप इसको देखें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हार्ट अटैक है उसके अंदर क्या किस किस्म की बीमारियां हैं उसको ज़रा तफसील से देखा गया। तो ये आप वैसे तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आर्टरीज़ है जिसके ज़रिए खून ट्रैवल करता है। अब जब आप की खुराक ऐसी होती है जिसके नतीजे के अंदर अनहेल्दी खुराक आप लेते हैं, उस नतीजे के अंदर आपकी जो आर्टरी है, खून की नाली है, उसके अंदर आपके फ़ैट्स क्रिएट हो जाते हैं। फ़ैट्स क्रिएट होने के नतीजे के अंदर आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसके नतीजे में आपका जो दिल है वो काम करना बंद हो जाता है और उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और दूसरी बड़ी बीमारी है कैंसर। मोर देन 30% ऑफ द डेथ कुड बी प्रिवेंटेड बाय मॉडिफाइंग और अवॉइडिंग की रिस्क फैक्टर। आप इसमें देख सकते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें भी आप देख लें कि आपका जो नशा है, टोबैको का यूज़ है, वो बड़ा आम है। लोग उसका भी एक नतीजा कि लोग स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ये काम करते हैं, इस तरह के नशों की तरफ चले जाते हैं अपना वक्ती तौर पर उसको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। तो लेकिन उसके इफ़ेक्ट बहुत बुरे आ रहे होते हैं। आप देख लें बहुत सारी एडिक्शन है, उसमें सिगरेट है, उसमें आपकी क्या कहते हैं कैफ़ीन्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, इस तरह के और बहुत सारे नशा हैं जिसके नतीजे में आप कैंसर के शिकार होते हैं। कैंसर में एक और है कि आप ओवरवेट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपका वेट इतना हाई हो जाए कि आप ना चल फिर सकते हों, तो उसके नतीजे के अंदर भी आप कैंसर का शिकार होते हैं। अनहेल्दी डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फ्रूट और वेजिटेबल आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, ज़्यादातर बस जंक फूड और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो अनहेल्दी डाइट वो भी एक बड़ा फैक्टर है कैंसर का। फिज़िकल एक्टिविटीज़, हमारा वर्क लोड इतना हो गया या लाइफ स्टाइल इतना हो गया, हर बंदा आगे से एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इतना लगा हुआ होता है, या टेक्नोलॉजी का इतना क्या कहते हैं एडिक्टेड हो गया, जिसके नतीजे में जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो मूवमेंट भी हैं, तो आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदल चलने का अमल, भागने दौड़ने का या ग्राउंड में खेलने कूदने का अमल बहुत कम हो गया। उसके नतीजे में भी आप कैंसर का शिकार होते हैं। अल्कोहल एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये इसके नतीजे के अंदर भी आप जिसे हम आम तौर पर शराब का कहते हैं, उसके नतीजे में भी लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। अर्बन एयर पोल्यूशन, जो पहले हमने जिक्र किया कि अर्बन शहरों में जो उसका एयर है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जिसमें आपका गाड़ियों का धुआं है, आपका इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, इसके अलावा कचरा आप फेंक रहे हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके जलाने का कोई कचरा जला रहे हैं, उसके जलाने की सूरत में जो उसके पार्टिकल्स वो एयर्स में अनहेल्दी टॉक्सिक एयर, वो जब आप इनहेल करते हैं उसके नतीजे में भी आप कैंसर का शिकार होते हैं। इसी तरह इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड, यूज़ ऑफ सॉलिड फ्यूल, घरों के अंदर जो जलने का अमल, जिसमें आप घरों में सिगरेट भी है और घरों में ऐसे काम आपने कोई हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका जो धुआं है वो भी घरों के अंदर, कमरों के अंदर बंद होता है। जब वो भी आप इनटेक करते हैं उसके नतीजे में भी आप कैंसर का शिकार होते हैं। तीसरा बड़ा एलिमेंट है डायबिटीज़, शुगर, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि हमारी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है या लो हो गई है। उसके नतीजे में भी लोग, आप ये डाटा देख लें, वो 1985 के अंदर 30 मिलियन इसका शिकार हुए हैं। 2011 में 366 मिलियन लोग इसका शिकार हुए हैं। और WHO कहता है कि आइंदा इसी लाइफस्टाइल के साथ अगर लोग इसी के साथ चलते रहे तो 2030 तक ये डाटा आप देख लें 552 मिलियन पीपल विल इफेक्ट शुगर के नतीजे में वो उसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा, टाइप्स 2 डायबिटीज़ यूजुअली इफेक्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 40, ऑल्दो इंक्रीजिंगली यंगर पीपल आर आल्सो बीइंग इफेक्टेड।
तो इसमें दो तरह की डायबिटीज़ हैं। एक तो 40 साल के बाद नमूदार होती है बॉडी के अंदर, कुछ अब यंगर एज के अंदर भी आजकल होना शुरू हो गई है। उसमें भी पूरा एक लाइफ स्टाइल है, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। अच्छा, उसमें आप देख लें कि एक तो है कि एक्सट्रीमली टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट, वज़न का फ़ौरन गिरना, इंक्रीज़ ऑफ भूख का बढ़ना, प्यास का लगना, और क्या कहते हैं स्पेशली रात का नींद कम आना, नींद की कमी, और यूरिनेशन बार बार यूरिनेशन का, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे फैक्टर हैं जो आपका शुगर की तरफ आपको उसका शिकार कर सकते हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, ये तो हमने डिटेल में देख लिया कि ये सेहत को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और हम इसका गौर से अगर इसका मुताला भी करें तो हर बंदा इस किसी न किसी तरीके से इसका मुतासिर है। तो इसके बचने के लिए टाइम्स का हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ जैसे आपको ये एक स्लाइड नज़र आ रही है, सबसे पहले तो अकल भी यही चीज़ आपको उसको जस्टिफाई कर रही होती है कि जो चीज़ आपने खा ली है, जो केमिकल आपने ले लिया है, जिस चीज़ का आप इफेक्ट, सबसे पहले उसको रिमूव करें। तो क्लींजिंग एंड प्योरीफिकेशन, ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, बॉडी के अंदर उसको क्योर करने के लिए। तो टाइम्स कहता है कि सबसे पहले हम आपकी बॉडी को साफ़ करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, और उसके नतीजे में फिर हम इस काबिल हो सकेंगे कि आपका जो बॉडी है उसको हम रीबिल्ड कर सकें या उसको रिफर्निश कर सकें। क्लींजिंग प्योरीफिकेशन अगर आप नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट आप कहें कि हमें उसका इलाज करना है, हम उसको मर्ज़ का ट्रीट करें, तो वो ना सूदे ज़्यादा देर तक कारआमद है, ना वो कोई सोल्यूशन निकाल सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्लींजिंग प्योरीफिकेशन का बॉडी का करवाएगी, जिसमें आपके सेल्स जो हैं उसको जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है उससे रिमूव होंगे। उस सेकंड आपकी जो सेल्स हैं उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी केमिकल आपकी बॉडी में कम होगा उसको पूरा करके उसकी आपके सेल्स को मजबूत किया जाएगा। थर्ड स्टेप ये है कि आपने फिर जो उसको बैलेंस रखना है, उसको कैसे मेंटेन रखना है कि आपकी जो आपके सेल्स हैं वो हेल्दी रहें। तो ये 3 एंगल्स आपको नज़र भी आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आप बेहतर हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्लींजिंग है, सेकंड नंबर पे स्ट्रेंथिंग है, थर्ड नंबर पे उसकी रिप्लेनिशिंग या बैलेंसिंग है। तो अब आगे मज़ीद इसको देखते हैं कि देखें इसके क्या तरीक़ेकार हैं। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 3 गोल्डन कीज़ टू इम्प्रूविंग योर हेल्थ, डिटॉक्स योर बॉडी, जिस तरह मैंने बताया कि क्लींजिंग का अमल, फूड सप्लीमेंट, उसको स्ट्रेंथ करना, जो डेफिशिएंसी रहेगी ये फूड सप्लीमेंट के ज़रिए आपने उस बॉडी को लेना, बैलेंस योर एनर्जी लेवल, जो बॉडी का एनर्जी लेवल है उसको आपने मेंटेन रखना है। अच्छा, तो ये डिटॉक्सिंग क्लींजिंग टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन, अदर ऑर्गन्स सो दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। अच्छा, सबसे पहले उसको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए तमाम ऑर्गन जो बॉडी के अंदर हैं उनको आपने साफ़ करना है, उसके अंदर जो केमिकल स्टोर हैं या जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको आपने क्लियर करना है। तो उसके ये आपने देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो इसके लिए काम करती हैं, उसकी क्लींजिंग के लिए। अच्छा, उसमें है सेल रिजुवेनेशन, इसमें एक है सेल रिजुवेशन कैप्सूल्स हैं आपके, चिटोसन कैप्सूल्स हैं आपके, फिर आपकी ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं, उसके अलावा आपकी लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी। ये आप ये 4 प्रोडक्ट हैं जो आपका क्लींजिंग का अमल करती है। उसके बाद डिटॉक्स फूड है, जो आप फूड ले रहे हैं उसकी ये एक ओजोन, ये एक आपके मशीन नज़र आ रही है, आपकी जो बॉडी फिज़िकल जो सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, गोश्त हैं, उसके ऊपर जो केमिकल्स लगे हुए होते हैं या जिस ज़रिए से उनको बढ़ाया जाता है उसको अलग करना, उन टॉक्सिक एलिमेंट्स को। तो इस मशीन के ज़रिए आप उस एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, फिर आप वो काबिल हो जाती है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो।
थर्ड एलिमेंट ये है कि आपके ज़ाहिर बात है आप वो खाना खाते हैं तो वो आप मुंह के ज़रिए खाते हैं, दांतों के ज़रिए उसको चबाते हैं, ज़ुबान के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो उसका ये एक सेहत का अमल है कि जो चीज़ आपने खा ली तो उसके पार्टिकल्स आपके दांतों में ज़ुबान पे रह जाते हैं। तो जैसे ही आप दांतों का सफाई का अमल है, उसके लिए एक ये ऑरिकेयर टूथपेस्ट है, ये रिकमेंड की जाती है ताकि आप इन चीज़ों से खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। तो वो एक ये अमल है। तीसरा अमल आपके तीसरी एक चीज़ है फूड सप्लीमेंट। आप कि आपने अब उसको रीबिल्ड कैसे करना है। तो उसके अंदर ये टाइम्स के फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो इसको आप देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पहला क्लींजिंग हो गया ना। हाँ। क्लींजिंग वाला यहाँ तक हो गया, ये दूसरा स्टेप है। जी जी, ये सेकंड स्टेप जी, स्ट्रेंथिंग। ये अब स्ट्रेंथिंग का सेकंड स्टेप है। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे बॉडी को क्लीन करना है, साफ़ करना है, उसका टॉक्सिक एलिमेंट को कैसे आपने उससे जान छुड़ानी है, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद कि स्ट्रेंथिंग कैसे करनी है, हमने उसको सेहत बख्श कैसे बनाना है। तो उसके लिए फ़ूड सप्लीमेंट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ूड सप्लीमेंट्स हैं। ये इसका हम तारुफ़ करा लेते हैं। ये देखते हैं, अब इसका नाम पढ़ना ज़रा मुश्किल है। 4 कैल्शियम है और 1 जिंक है बस। कैल्शियम 1, अच्छा, कैल्शियम 2, कैल्शियम 3, कैल्शियम 4। इसमें जिस तरह आप स्लाइड में देख रहे हैं कि 4 कैल्शियम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कैल्शियम 1, 2, 3, 4 और 1 जिंक है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेल्स को स्ट्रेंथ करते हैं। और तीसरा स्टेप ये है कि बैलेंस कैसे रखना है अपने बॉडी का एनर्जी लेवल। उसके लिए 2 प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरुलिना कैप्सूल्स हैं और कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स हैं टाइम्स के। ये वो 2 कैप्सूल्स के नतीजे में आप बॉडी का एनर्जी लेवल है वो आप मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद टाइम्स का एक मशीन है, उस डिस्कस कर लेते हैं। BCM, ये ब्लड सर्कुलेशन जैसे टाइम BCM ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर है। ये आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो उसके चैनल्स हैं, उसको रीएक्टिवेट करता है। उसके नतीजे के अंदर बैलेंस उसकी आपकी जो एनर्जी बॉडी का एनर्जी लेवल है वो आप उसको अचीव करते हैं। जी सही, ठीक। अच्छा, उसमें एक आपका बैलेंस एनर्जी लेवल है, उसको यूज़ करने के लिए आप एक ब्रेसलेट दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ एनर्जी के पत्थर हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। उसके नतीजे में आपकी जो बॉडी का एनर्जी लेवल है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह ये ब्रेसलेट है, ऑरा स्टोन, ऑरा एनर्जी स्टोन है ये। ऑरा एनर्जी स्टोन। अच्छा, ऑरा एनर्जी स्टोन, इसके ज़रिए भी आप अपनी बॉडी को एनर्जी लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपका जो है ये एक डिवाइस है बैलेंस एनर्जी लेवल। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका जो फ़्लो है, ये एक कॉम्ब है। उसकी सूरत में आप इसके ज़रिए भी आप जो ब्लड आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं।